हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, एक और चैप्टर बीच में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तीन चैप्टर जो बायो का है, जूलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज कंटेन करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुझे ये पढ़ना होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पार्चुरेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फिर पार्चुरेशन, इस तरह से हम लोग चलेंगे। ठीक है, उससे पहले उसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जो एमबीबीएस में भी आपको काम आ सकता है, आपको आगे भी जाके ये बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो ये डिटेल होगा। अगर जिस किसी को भी अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसको पूरे समरी में एक वन शॉट आएगा, उसमें मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंटेंट है, जो हमारा जो इस चैप्टर का जो कंटेंट रहेगा, एकदम बेहतरीन और टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट कहने का मतलब है जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज ये रहेगा कि जो नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो साथ के साथ, वीडियो के साथ साथ ही लिखना सबसे बेटर होता है कि तुम समझो वो टॉपिक और उस टॉपिक को फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये सबसे आसान वे होता है पढ़ने का और आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वीडियो है, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और स्वागत है हमारे चैनल पे मेडिको प्राइम एजुकेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सा लेक्चर हमारा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हम इसमें पूरे रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, हम पूरे रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, हम पूरे रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो कि मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक डिटेल लेक्चर देने वाला हूं जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, टू द पॉइंट बताऊं, जो कि अपने एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, फिर प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, 9 मंथ का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, याद करने का ट्रिक भी शेयर करूंगा, तो जरूर फॉलो करते रहना। ठीक है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हार्मोनल टाइप, हार्मोन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस दोनों की बात करें तो स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस में बात करें तो क्रोमोसोम, अगर देखो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना, हमारा एम्स का लेवल का जो पैटर्न आ रहा है धीरे धीरे, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। बाकी ये सब अगर तुम्हें याद है, रटने वाली बात है, तो अगर रट सकते हो तो रट सकते हो। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग जब पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है और विविपेरस होता है। मतलब ओविपेरस क्या होता है, उससे पहले ओविपेरस जो एग ले करता है, विविपेरस जो एग ले नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं विविपेरस। तो ये बात समझ में आ गई हमें। तो देखो कि ये विविपेरस है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल इवेंट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि मेल्स में क्या फॉर्म होता है, स्पर्म, और फीमेल्स में क्या फॉर्म होता है, ओवम। ठीक है, अब जब गैमेट्स फॉर्म हो गया तो उसको ट्रांसफर करना होगा किसमें, जेनाइटल ट्रैक्ट में। कौन से जेनाइटल में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, डिटेल में हम लोग देखेंगे, अभी ऊपर ओवरव्यू बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जब ट्रांसफर हो गया तो मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक तरह का एक सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जब अब फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या होना है हमें, उसका डेवलपमेंट। ठीक है, जब डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट।
और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो यूट्राइन वॉल पे जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो वहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट, मतलब इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन। कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, और फिर जेस्टेशन हो गया, 9 मंथ बाद हो गया, उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी, बेबी का क्या होता है, डिलीवरी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं जिसको, पार्चुरेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या बात करनी है हमें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो, प्राइमरी एक एसेंशियल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यही एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग लेमन टर्म में बोलते हैं गोनैड्स। ठीक है, गोनैड्स, मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो गैमिट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ वो सेक्स हार्मोन्स के भी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। समझ में आ रही बात? सेक्स ऑर्गन के भी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। अब उसका बात करो कि सेकेंडरी, सेकेंडरी का बात करो, जब सेकेंडरी की बात करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है, सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता, सिक्रीट सेक्स ऑर्गन को सिक्रीशन नहीं करता, बट रोल करता है रिप्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में। किस तरह से, वो क्या करता है, गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करेगा, या फिर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, या फिर नरिशमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल के बारे में। मेल में क्या क्या ऐसा चीज है जो ट्रांसपोर्ट या फिर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स में हेल्प करता है या नरिशमेंट में हेल्प करता है, बताओ। देख लो, ग्लैंड के बारे में पता होगा। ठीक है, ग्लैंड के बारे में कौन कौन सा ग्लैंड है हमारे पास, मेल में कौन कौन सा ग्लैंड है। एक तो सबसे पहले ग्लैंड नहीं, एक ट्यूब है, एपिडिडाइमिस। और दूसरा ट्यूब क्या है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है स्पर्म के, वास डेफरेंस। सोचो, ठीक है, इसको रटना नहीं, एग्जाम्पल को समझो। और दूसरा क्या है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, और पेनिस। ठीक है, ये सारा का फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, ओविडक्ट, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर यूट्रस, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड। ये सब क्या होता है, ये सब फंक्शन तुम्हें आगे पता चल जाएगा ना, तो यहाँ रिलेट हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्यों इसको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो देखो आगे हमारा जो टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो भाई, एग्जाम्पल याद रखना है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना बस। चलो, तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर करूंगा वैसे वैसे लिखते जाना, है ना। देखो, ये क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, और एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गया, ये पेयर ऑफ टेस्टिस इसमें प्रेजेंट है। देखो, ये पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है ना। अब इस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, इसलिए ठीक है, आराम से समझते जाना, धीरे धीरे, और नोट डाउन करते जाना। लास्ट में तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, क्या मैंने तुम्हें कंटेंट डिलीवर किया है, और क्या समझाया है, और क्या तुमने पाया है। ठीक है, अच्छे से देखो। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये कंटेंट तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है, सेकेंड टाइम भी पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, अगर रिवीजन करने के पॉइंट्स हो तो 2x पे चला के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, देखो यहाँ पर में तुम्हें दिख रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पर में दिख रहा है। ठीक है, और यहीं पे ये जो दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये ना प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये सेमिनल वेसाइकल्स दिख रहा है। तो ये सब क्या है, एक एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक है, और टेस्टिस दिख रहा है, ये हो गया पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, ग्लांस पेनिस उसके ऊपर में होता है फोर स्किन स्किन। ठीक है, देखो अब इसको हम साइड से कट करके देखते हैं। ठीक है, साइड से, ये हम लोग सामने से देख रहे हैं, ये वाला जो व्यू है ये हम लोग सामने से देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं साइड से। ठीक है, लेटरल साइड से, हमारे बॉडी के लेटरल साइड से। तो वहां से कट करके देखते हैं तो यहाँ पर में स्क्रोटम दिख रहा है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस से निकलता हुआ डक्ट क्या होता है, टेस्टिस से निकलता हुआ डक्ट वास डेफरेंस। ठीक है, वो वास डेफरेंस कहाँ जाके फ्यूज हुआ, यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट में फ्यूज हो रहा है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट और सेमिनल वेसाइकल्स का डक्ट ये यहाँ पर जाके फ्यूज हो रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी लेके, और यहाँ पर में फोर पेनिस में इंटर हो रहा है। तो ये सारा पाथवे मैं बताऊंगा, बट ओवरव्यू देख लो कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, देखो,
अब हम लोग सबसे पहला एक एक करके बात करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना भी पार्ट्स है ना, उसका एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट पूरा क्लियर होगा, ठीक है, और साथ में साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो देखो, जो स्क्रोटम है वो सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका कुछ फंक्शन है कि क्यों आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड होता है, ठीक है। एक पाउच में सिचुएटेड होता है, सॉरी, टेस्टिस सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, आउटसाइड एक पाउच की तरह जो बनाता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। ये पाउच जो होता है ग्रोइन एरिया से सब्सटेंडेड होता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है। इसका दो कंपार्टमेंट होता है जो कि सेपरेटेड होता है बाय अ स्क्रोटल सेप्टम, ठीक है। दो कंपार्टमेंट होता है इस तरह से स्क्रोटम में। अब इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये टेस्टिस दो कंपार्टमेंट होता है, ये सेपरेट होता है बाय अ स्क्रोटल सेप्टम। क्या चीज से सेपरेट होता है, स्क्रोटल सेप्टम से, ठीक है। और इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये स्क्रोटम क्या करता है, ये स्क्रोटम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, वो हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जितना भी होता है 37 डिग्री, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, लो करके रखता है, ठीक है, टेम्परेचर को स्क्रोटम में। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये करना पड़ता है इसको, ठीक है, स्क्रोटम को। तो मुझे बताओ कि स्क्रोटम जो है वो कनेक्टेड होता है एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी बाय अ इंग्वाइनल कैनाल से कनेक्टेड होता है। अभी मैं सारा डायग्राम आपको दिखा, ठीक है, देखो ये डायग्राम, ये यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्रोटम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्रोटम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्रोटम, ठीक है। ये स्क्रोटम है, इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, टेस्टिस दिख रहा है, ठीक है, हमारे पास टेस्टिस दिख रहा है। अब देखो, टेस्टिस का भी लेयर है, जो इंटरनल लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अब एक मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैं स्क्रोटम को जब काट के देख रहे हैं, तो देखो ये स्क्रोटम है, ये आपस में किससे, इंग्वाइनल रिंग है, देखो यहाँ पर में इंग्वाइनल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इंग्वाइनल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, सारा स्क्रोटम यहाँ से इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से नीचे आता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, है ना। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अब देखो यहाँ पर में स्क्रोटल सेप्टम दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रोटल सेप्टम दिख रहा होगा, ये स्क्रोटल सेप्टम है जो दो स्क्रोटल है, जो दो कंपार्टमेंट होता है स्क्रोटम को वो डिवाइड करके रखता है, ठीक है। चलो देखो, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, जो जितने भी टेस्टिस है वो सस्पेंडेड होते हैं बॉडी वॉल से बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो टेस्टिस होता है वो सस्पेंडेड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड से, ठीक है, जो कि पेनिट्रेट करता है पेल्विक कैविटी थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है पूरा, ये पेनिट्रेट करता है इंग्वाइनल कैनाल से थ्रू, और ये नीचे डिसेंड हो जाता है, ठीक है, ये जो टेस्टिस है ये नीचे डिसेंड हो जाता है ना, स्क्रोटम में आ जाता है। और देखो, जो इंग्वाइनल क्लाइड है उसमें क्या होता है, इंग्वाइनल क्लाइड एक तरह का रूट होता है जिससे टेस्टिस पास करता है, ठीक है, स्क्रोटम में, पेल्विक कैविटी से, पेल्विक कैविटी से नीचे आता है स्क्रोटम में, ठीक है। ये पूरा ह्यूमन बॉडी है, ऊपर पेल्विक कैविटी, नीचे स्क्रोटम, ठीक है। तो ये नीचे आता है और क्या करता है, मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही ये नीचे आ जाता है टेस्टिस, ठीक है। और स्पर्मेटिव कॉर्ड में क्या क्या कंटेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्पर्मेटिव कॉर्ड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वास डिफरेंस हो सकता है, टेस्टिकुलर नर्व हो सकता है, टेस्टिकुलर आर्टरी हो सकता है, टेस्टिकुलर बंडल हो सकता है। मतलब क्या बोल दूं कि टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर नर्व, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, टेस्टिकुलर वैन, VAN, क्या याद रखो, VAN, और वास डेफरेंस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लो, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, ठीक है। स्किन ऑफ द स्क्रोटम इज सेपरेटेड बाय अ मिड लाइन कॉल्ड रैफे। जो स्क्रीन ऑफ द जो स्क्रोटम है, देखो ये जो रैफे है, ये स्किन ऑफ द स्क्रोटम जो कि सेपरेट होता है एक रैफे से, ठीक है, दोनों तरफ से स्किन ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है। और देखो, जो अंडरनीथ द स्किन ऑफ स्क्रोटम, उसके अंदर में एक डार्टूस मसल प्रेजेंट होता है, और डार्टूस मसल के अंदर में एक लेयर ऑफ मसल्स जिसको बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स विच एक्सटेंडेड टू आल्सो टू स्पर्मेटिव कॉर्ड। देखो, ये इस तरह से स्क्रोटम का बाहर वाला लेयर था,
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन। स्किन के अंदर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डार्टोस मसल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेप्टा था, स्कॉटल सेप्टा, वो प्रेजेंट है। ठीक है, और देखो जो अंदर में अनदर लेयर ऑफ द मसल, अब इसके अनदर डार्टोस मसल के जो अंदर, इसके अंदर में एक और लेयर है जिसको बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, और क्रीमेस्टर मसल है वो आगे जाके एक्सटेंड करके एक कॉर्ड की तरफ बना देता है जिसको बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक कॉर्ड। ठीक है, क्रीमेस्ट्रिक सॉरी स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, तो ये जो लेयर है ना, यही लेयर क्या करता है, टेम्परेचर को अंदर में कम करने को हेल्प करता है। ये जो लेयर, तीन लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो स्क्रोटम के अंदर तीन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो हर चीज का सिग्निफिकेंस है तभी वो काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइनली देख लो कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटल सेप्टम यहाँ पर में दिख रहा है, रैफे दिख रहा है। ठीक है, रैफे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो डार्टोस मसल दिख रहा है, और ये डार्टो मसल उसके बाद आके जाके क्या बना रहा है, क्रीमेस्ट्रिक क्रीमेस्टर मसल। और ये क्रीमेस्टर मसल आगे जाके देखो, ये क्रीमेस्टर मसल दिख रहा है। ये क्रीमेस्टर मसल क्या कंटेंट इसका बना रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट बना रहा है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट बना रहा है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर देखो हमें क्या दिख रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर देखो ये यहाँ पर में जाता हुआ दिख रहा है ब्लू कलर से, है ना। ब्लू कलर से जाता हुआ हमारे पास में दिख रहा है, और रेड कलर से जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये कुछ हमें वास डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर वेसल्स यहाँ पर में देखने को मिल रहा है, मतलब आर्टरीज और वेन्स। आई बात समझ में? ये पूरा क्लियर हुआ, क्रीमेस्टर मसल और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या बोलता है, वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन। आई बात समझ में? चलो, जब इतनी बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पर मैं पेनिस को काटा है और ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पेनिस पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका लेयर इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। इसका लेंथ कितना हो सकता है, ओवल शेप होगा तो कुछ लेंथ होगा, कुछ विड्थ होगा। ठीक है, लेंथ कितना हो सकता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना हो सकता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 से 5 कैसे याद रखेंगे, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 2 3 4 5। ठीक है, याद हो गया हमें टेस्टिस का। विड्थ से स्टार्ट करो। अब इसमें 3 कोट्स होते हैं, मतलब 3 लेयर का बना होता है, जिसको बोलते हैं, पहला जो लेयर है वो होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरा लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, जो अगला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अपना कमेंट जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस से। जब ट्यूनिका वेजाइनलिस की बात करें तो ये पार्शियली कवर्ड होता है। ठीक है, ये पार्शियली कवर करता है टेस्टिस को। किस तरह से, देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये पार्शियली कवर करता है। यहाँ पर देखो, ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये पार्शियली कवर करता है। ठीक है, इसका 2 लेयर है ना, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। ठीक है, देख रहा है ये पार्शियली, टोटली कवर नहीं कर रहा है, ये इस तरह से टोटली कवर नहीं कर रहा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ट्यूनिका वेजाइनलिस हो गया। अब इसके बारे में कुछ बात याद रखो कि ये इनकम्प्लीट लेयर होता है, बता दिया, और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। 2 चीज याद रखो। अब देखो जितना भी लेयर है ना वो इस पूरा टेस्टिस में ही क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं इसमें लिख चुका हूँ, इतना ही तुम्हें याद रखना है। फाइनली अगर हम बताने के लिए और नोट्स में ऐड करने के लिए ये आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये पैराइटल लेयर होता है, इसका विसरल लेयर होता है, देख लिया मैंने। अब बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कोट होता है, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर इसका थिकन होता है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है इसका मोटा होता है, टू द फॉर्म ऑफ एक वर्टिकल सेप्टम बनाता है, जिसको बोलते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस। ठीक है, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में। जो देखो ये जो है ना ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसका एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो इनवर्ड एक्सटेंड कर जाता है और सेप्टा बनाता है, और टेस्टिस को इंटरनल कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे, ये देखो
जो इंटरनल कंपार्टमेंट मुझे देखने को मिलता है, ये जो इंटरनल कंपार्टमेंट है, ये देखो अंदर में ये चला जाता है इस तरह से, और ये डिवाइड कर देता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ठीक है, तो एक ये लोब्यूल्स हो गया, एक ये लोब्यूल्स हो गया, एक ये लोब्यूल्स हो गया, एक ये लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है जो इनर लेयर होता है, जो ठीक है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बिटवीन द लोब्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब लोब्स में प्रेजेंट होते हैं तो अब देखते हैं उसका अगला वाला जो लेयर क्या होता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, देखो ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा अब ये क्या करता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के ऊपर में ये और लाइनिंग बना देता है। ठीक है, अब तो ये सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब इसका जो जो अब अब सबसे अंदर मोस्ट लेयर है वेस्कुलोसा। जो ये जो वेस्कुलोसा है, ये वेस्कुलोसा क्या करता है, ये वेस्कुलोसा देखो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा कंपार्टमेंट। ठीक है, उससे बाहर क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया था इंटरनल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड, एक तरह का इंटरनल कंपार्टमेंट डिवाइड करता है, मतलब जो उसका दो बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर जो थिक होता है, ठीक है, और वर्टिकल सेप्टा बनाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। ठीक है, सेप्टा बना रहा है ना, देखो यहाँ पर सेप्टा बना रहा है। देखो ये जो लेयर है ना, ये लेयर क्या बनाता है, सेप्टा बनाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाला। ठीक है, और ये ट्यूनिका जो वेस्कुलोसा है, वो अंदर वाला जो लेयर है, वो इंटरनल कंपार्टमेंट्स में ये पूरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पूरे को ओवरलैप कर रहा है। आई बात समझ में। अब इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल चल रहा है। इसके अंदर क्या चल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल चल रहा है। आगे बात करेंगे कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक में एक लॉब्यूल में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तीन। ठीक है, एक लॉब्यूल में तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने हैं, देखो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स ये देखो इस तरह से है ना। तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, पूरी तरह से होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। और एक लॉब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, लगभग मैक्सिमम 3। तो इंटू 3 कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 2 5 जा 15 तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में पाया जाता है अराउंड। ठीक है, मैक्सिमम 750। तो जो लॉब्यूल्स कितना है भाई, 250 इंटू 3 कर दो जितना, क्योंकि एक लॉब्यूल्स में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 3 है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, आगे मैं लाइन पढ़ के बताऊंगा उसको। ठीक है, चलो, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अंदर में चलते हैं, जो टेस्टिस के अंदर में क्या होता है, टेस्टिस के अंदर में यहाँ पर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो देखो जितना भी टेस्टिस है उसमें 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जितने लोब्यूल्स है उसमें 1 और 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है वासा एफेरेंशिया में। ठीक है, थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से होकर वो वासा एफेरेंशिया में ओपन होता है। रेटिटेस्टिस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ, तो ये रेटिटेस्टिस दिख रहा है, ये सारा आके इसमें कन्वर्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं एक। यहाँ पे देखो स्ट्रेट ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद क्या बनना है, रेटिटेस्टिस इन द मीडियास्टिनम टेस्टिस। ठीक है, ये रेटिटेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रेटिटेस्टिस आगे जाके कहाँ चला जाता है, वासा एफेरेंशिया में। तो वही ये लाइन लिख रहा है यहाँ पर, एनसीईआरटी का लाइन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफेरेंशिया। इसको बोलते हैं डक्टलाई इफेरेंस। क्या बोलते हैं, डक्टलाई इफेरेंस। एक स्ट्रेट ट्यूब से ओपन होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ओपन होता है एक स्ट्रेट ट्यूब, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये बहुत सारा ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में कन्वर्ज करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस ओपन होता है, रोटिटेस्टिस ओपन होता है एक डक्ट में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वासा एफेरेंशिया। ठीक है, वासा एफेरेंशिया टेस्टिस को लीव करता है, ओपन करता है एपिडिडाइमिस में।
और लोकेटेड along द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। तो जो टेस्टिस इस तरह से होता है उसके पीछे से ये लिव करता है, जिसको बोलते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब पाथवे देख लो, पाथवे इंपॉर्टेंट है। इस इतना रामायण बताने का मतलब क्या है, इतना रामायण बताने का मतलब यही है कि तुम्हें पाथवे याद हो जाए। देखो कैसे याद करना, मैं याद कराऊंगा, कोई भूल नहीं पाएगा। देखो जब से पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तुम्हें ओपन हो रहा था, ओपन होता है कि स्ट्रेट ट्यूब में, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो रहा था। उसके बाद ये ओपन हो रहा रेटी टेस्टिस में। उसके बाद रेटी स्ट्रेट ट्यूब का मतलब क्या है, ट्यूबुलार रेक्टा, यहाँ पर मैं लिख लेना ब्रैकेट में करके, ठीक है। रेटी टेस्टिस ओपन होता है वासा एफेरेंसिया में, ठीक है, रेटी टेस्टिस ओपन कहाँ होता है, वासा एफेरेंसिया, ठीक है। देखो रेटी, रेटी टेस्टिस ये सब एक लाइक सेम तरह का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा बन रहा है, रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद ओपन होता है वासा एफेरेंसिया, वासा एफेरेंसिया, वासा के बाद क्या आ रहा है, ई, उसके बाद भी क्या आना चाहिए, ई। देखो एफेरेंसिया के बाद क्या आना चाहिए, एपिडिडाइमिस, तो याद करो एपिडिडाइमिस में डी है, तो वासा के बाद क्या आना चाहिए, डी, तो क्या हो गया, वासा डेफरेंस, वास डेफरेंस, ठीक है। वो ओपन हो जाता है एम्पुला में, वो एम्पुला ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से तुम्हें पता है कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। जिसको कौन सा पार्ट में यूरेथ्रा में जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की ये प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में जाएगा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में जाएगा, फिर पिनाइल यूरेथ्रा में जाएगा। सबसे पहले प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो पीएमपी याद रखो, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, फिर पिनाइल यूरेथ्रा, और आउट हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है, थ्रू द यूरेथ्रल मीएटस। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना सबको बात, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग ने देख लिया कि पाथवे ऑफ स्पर्म यहीं पर में हम लोग ने निपटा दिया, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग आगे चल गए, तो आगे हमें जाके क्या मिला, एपिडिडाइमिस मिला। एपिडिडाइमिस एक अलग तरह का ट्यूब मिला, ये एक 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडाइमिस कितना, 6 मीटर लॉन्ग होता है, और ये कॉन्विलेटेड मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ ट्यूब होता है, ठीक है, सिंगल ट्यूब होता है, याद रखो ये सिंगल ट्यूब होता है, कॉन्विलेटेड होता है। इसका 3 पार्ट है, जिसका 3 पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, जिसको हेड बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं। देखो कॉपर्ट का मतलब ही हेड होता है, ठीक है, कॉपर्ट का मतलब हेड होता है, मतलब ये हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। ये इस तरह से जो होता है ना, ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है। देखो यहाँ देख रहे हो, ये कॉपर्ट एपिडिडाइमिस, ये हाईली क्वाइल्ड यहाँ पर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद और नीचे गए तो कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है, और नीचे गए जो सबसे अनक्वाइल्ड पोर्शन होता है वो कॉर्डा एपिडाइमिस, तो या टेल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो टेस्टिस के पोस्टीरियरली जा रहा है, ठीक है, ये टेस्टिस के कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियरली जा रहा है, ये टेस्टिस के कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियरली, ठीक है, टेस्टिस के पोस्टीरियरली जा रहा है। ध्यान से देखो इसको, ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं बॉडी या मिडिल पार्ट या फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस, सबसे पहले कॉपट, फिर कॉर्पस, फिर कॉडा, कॉपट, कॉर्पस, कॉडा, ठीक है। कॉडा मतलब टेल होता है, ठीक है, ये लिस्ट क्वाइल्ड होता है, यही चीज याद रखना है मुझे कि टेल और बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट क्वाइल्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर में स्पर्म का मैचुरेशन होता है। क्या होता है, स्पर्म का मैचुरेशन होता है। यहाँ पर में एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का मैचुरेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म अपने, मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पर्म डेवलप हो चुका है उसमें मोटिलिटी आएगा, मोटिलिटी आएगा। और दूसरा चीज ये है कि स्पर्म का काम क्या है, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो फर्टिलाइज कर सके वो, उसमें ऐसा चेंजेस होता है, कैसा चेंजेस होता है मैं बाद में बताऊंगा, डिकैपिटेशन होता है, कैपिटेशन, इस तरह का प्रोसेस होता है, जो कि जिसके कारण मोटिलिटी आता है और फर्टिलाइजेशन, मतलब ताकि स्पर्म फर्टिलाइज कर सके ओवम को, ठीक है, उस तरह का चेंजेस होता है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिडिडाइमिस में ये चीज हो, ठीक है। एपिडिडाइमिस टेम्पोरली स्टोर करता है स्पर्म को, ठीक है, एपिडिडाइमिस टेम्पोरली स्पर्म को स्टोर करता है, भाई स्टोर करेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलो, तो इतना चीज मुझे एपिडिडाइमिस में याद रखना है। इसका सिंगल 6 मीटर का होता है, इसका 3 पार्ट होता है, हेड, बॉडी और टेल। हेड को बोलते हैं कॉपट, बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी को कॉर्पस, और टेल को क्या बोलते हैं, कॉडा, ठीक है, ये याद रखो। और फंक्शनल साइट ऑफ द मैचुरेशन होता है। चलो, अब देखो वास्ट डिफरेंस, अब और आगे गए, और आगे हम लोग ने जब देखा तो देखा कि यहाँ पर देखो
कि ये ट्यूब पीछे से जाके यहाँ पर में ये वास्ट डिफरेंस में ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ट्यूब पीछे से जाके वास्ट डिफरेंस में ओपन हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब वही चीज है कि जो एपिडिडाइमिस है, कौन सा पार्ट? डक्टस डिफरेंस। एपिडिडाइमिस का कौन सा पार्ट? कॉडा। कौन सा पार्ट? टेल। तो ये क्या करता है? असेंड्स टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ असेंड करता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप बनाता है। देखो इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर तुम्हें दिखेगा। देखो ये दिख रहा है, ये वास्ट डिफरेंस है ना। ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर ये है। ये क्या कर रहा है? ये ऊपर से जाके एब्डोमेन की तरफ असेंड कर रहा है। एब्डोमेन की तरफ असेंड करने के बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या दिखा रहा है? लूप बना रहा है। ठीक है, ये लूप इस तरह से बना रहा है, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है एकदम? विजुअल के साथ देखो। ठीक है, विजुअलिटी के साथ पढ़ो। चलो देख लो वो लिख कहाँ गया वो। हम्म, तो हमारे पास में ये था। आ गई बात समझ में? आ गया स्वाद? ठीक है। बिफोर इंटरिंग द प्रोस्टेट द वास्ट डिफरेंस डायलेट्स टू फॉर्म द एम्पुला। जब वो प्रोस्टेट में इंटर करता है तो ये क्या बनाता है? एम्पुला का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा सा लैग कर रहा है। समझ में आ रही बात? कुछ हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, रिप्लाई करूंगा मैं। तो जो देखो ये जो कहाँ ओपन होता है? सेमिनल वेसाइकल्स में। ठीक है, अब क्या करता है? सॉरी, देखो ये क्या करता है? एम्पुला का फॉर्मेशन किया। अब ये क्या किया? जब एम्पुला का फॉर्मेशन किया तो इसका जो एक और डक्ट यहाँ से निकल कर आता है, सेमिनल वेसाइकल्स का डक्ट। ठीक है, और ये ओपन होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। ये ओपन कहाँ होता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। और ये क्या फॉर्मेशन करता है? इजैकुलेटरी डक्ट का। तो किस तरह से आया? इजैकुलेटरी ये वास्ट डिफरेंस का डक्ट आया। ठीक है, वास्ट डिफरेंस आया। तो ये क्या होता है? फंक्शनली वास्ट डिफरेंस कन्वे स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल एरोजल फ्रॉम द एपिडिडाइमिस। स्पर्म में स्टोर रहता है एपिडिडाइमिस में। जब सेक्सुअल एरोजल आता है मतलब जब क्या कहते हैं, इंटरकोर्स होना होता है, उस समय यहाँ पर में स्पर्म का रिलीज होता है। ठीक है, यूरेथ्रा की तरफ बाय द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑन इट्स मस्कुलर वॉल। इसके मस्कुलर वॉल में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो स्पर्म जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, एम्पुला वास्ट डिफरेंस एक मेन रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म। जो वास्ट डिफरेंस होता है एम्पुला का, एक मेन रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म का मेन रिजर्वायर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ लेते हैं तो हमें याद होता है क्या? उसी में हम लोग में आते हैं, क्या आता है? पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स। क्या आता है? पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, देखो ये सब ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको सारे को मिला के क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो कि क्या होता है? फ्रक्टोज ज्यादा होता है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ना जो हर टाइम क्वेश्चन में बन के आता है, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो इस ग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बनाता है? ये सब सारे ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या बनाता है? एक सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, जो कि फ्रक्टोज उसमें ज्यादा होता है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेमिनल वेसाइकल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ने सारा ग्लैंड देखना स्टार्ट किया है अभी। तो देखो ये जो ग्लैंड है ना, तीन ग्लैंड था हमारे पास में। कौन सा? सेमिनल वेसाइकल्स, जो कि पेयर्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की ये क्या होता है? पेयर्ड होता है सेमिनल वेसाइकल्स। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो देखो जो सेमिनल वेसाइकल्स है वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, और कहाँ लाई करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। डोर्सोलेटरल साइड मतलब डोर्सली मतलब पीछे की तरफ, और लैटरली। ठीक है, जैसे कि मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है,
ये यूरिनरी ब्लैडर, ये लेटरल साइड, ये डोर्सल साइड। ठीक है, ये डोर्सल साइड है तो ये डोर्सल लैटरली मतलब कुछ यहां पर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के, है ना। और देखो कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है ना। ये यहाँ पर में डोर्सो लेटरली इस तरह से, है ना, डोर्सो पीछे की तरफ इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्ट दिखाता हूँ जो, देखो यहाँ पर में दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो, चेक करो एक बार, एक मिनट, कोई और अच्छा डायग्राम देखता हूँ। ये इसी में दिख जाएगा ना, देखो। हाँ, ये जो सेमिनल वेसाइकल है ये डॉर्सली प्रेजेंट है। क्या बताओ, ये आगे का पोर्शन है मतलब वेंट्रल पोर्शन है, क्या ये पीछे का पोर्शन है मतलब डॉर्सल पोर्शन है ना। तो ये बताओ, ये जो सेमिनल वेसाइकल्स दिख रहा है ये क्या है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। सेमिनल वेसाइकल्स क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली, और ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मतलब एक उधर एक इधर, एक इधर एक उधर, एक लैटरली, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, इस तरह से। समझ में आ गई बात। तो ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ये बस साइड क्लियर होनी चाहिए कभी कभी, है ना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से। तो देखो, एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट था। इट्स सेमिनल वेसिकल्स व्हिच इज विथ इट्स डक्ट, इसका एक डक्ट होता है जो कि वास्ट एफरेंस के एम्पुला पे जाके ज्वाइन करता है और क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। तो ये ग्लैंड्स एक तरह का विस्कस, अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड सिक्रीशन करता है, जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो जिसमें फ्रक्टोज, ज्यादा से ज्यादा फ्रक्टोज होता है, रिच इन फ्रक्टोज, और कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है स्पर्म के लिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब प्रेजेंट होता है। तो जो फ्रक्टोज होता है वो सेमिनल प्लाज्मा में, सेमिनल फ्लूइड में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, majority of the volume, about two-third of this volume of the seminal plasma is secreted by the seminal vesicles। देखो, सेमिनल फ्लूइड और प्लाज्मा में बहुत अंतर है। ठीक है, तुम्हें बताओ, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो बताओ कि जो सेमिनल सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो, तो देखो, ये मेजोरिटी ऑफ द ब्लड जो होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है इसका, जो टू थर्ड जो मेजोरिटी होता है, ये क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा का। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक अनपेयर ग्लैंड है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लाई करता है। ठीक है, ये सराउंड करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। ठीक है, ये इस तरह से पिनाइल यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, ये पिनाइल यूरेथ्रा हो गया, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया, और यहाँ पर में ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पर में प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये अल्कलाइन मिल्की सिक्रीशन होता है। इसका अल्कलाइन मिल्की सिक्रीशन किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, ये याद रखो। और ये ग्लैंड जो होता है वन थर्ड टोटल ग्लैंड का ये बनाता है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम सेलुलर प्लाज्मा का। ठीक है, पहला वाला टू थर्ड था, ये वन थर्ड है, और ये इंटर करता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में थ्रू द सेवरल टिनी डक्ट्स। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में इंटर करता है थ्रू सेवरल, देखो इस तरह से, अगर इसको जूम करो, ठीक है, इस तरह से तो जूम करो तो ये पूरा क्या हो गया, डक्ट। ये पूरे छोटे छोटे डक्ट में ये एंट्री करता है, यहाँ पर में अपना सिक्रीशन यहाँ डालता है। ठीक है, क्या होता है इसका सिक्रीशन में, इसका सिक्रीशन में होता है कैल्शियम क्लॉटिंग एंजाइम्स, फाइब्रिनोलाइसिन्स। ठीक है, तो ये सब क्लॉटिंग एंजाइम्स, फाइब्रिनोलाइसिन्स, ये सब एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ये पेयर्ड होता है, और आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, इस साइड मतलब ऑन आइदर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका ड्यूटी क्या होता है, बट सॉरी डक्ट इम्प्टी इनटू द पेनाइल यूरेथ्रा। अब इसका जो डक्ट है ये किस में भेजता है, पिनाइल यूरेथ्रा में इसका डक्ट ओपन होता है, पर लाई किधर करता है, लाई करता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की तरफ। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये ग्लैंड सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड।
यूरेथ्रा में, ताकि ये क्या कर सके, जो न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स है यूरिन में, उसको सॉरी यूरिन में जो एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। क्योंकि स्पर्म तो वहीं से पास करना है जहां से यूरिन पास हो रहा है, तो वहां पर में एसिडिक सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट होता है उसको वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और पेनिस को लुब्रिकेशन में भी ये हेल्प करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, वास डिफरेंस का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन और प्रोस्टेट का सिक्रीशन एसेंशियल होता है मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म का, ठीक है। इसका फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। तो देखो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स का जो डक्ट्स होता है और ग्लैंड्स होता है उसका फंक्शन किससे मेंटेन होता है, मोस्टली एंड्रोजन से, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है। और एक केस कभी कभी आता है जैसे कि मैंने बताया कि स्पर्मेटिव कॉर्ड होते हुए टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड करता है, पेल्विस से कहाँ आता है, नीचे की तरफ डिसेंड करता है। तो अगर मान लो कि टेस्टिस डिसेंड ही ना करे, ठीक है, एब्डोमेन से स्क्रोटम में ही ना आए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ या नियर द टाइम ऑफ बर्थ, testes does not descend from the abdomen to the scrotum, and this condition is clinically called as crypto क्रिप्टोरसिडम। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोरसिडम। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोरसिडम, ठीक है, क्रिप्टोरसिडम। तो देखो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोरसिडम। तो ये चीज याद रखो, कभी कभी पूछा जाता है ना। चलो, जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे आई होप आपने लिख रहा होगा, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सीमेन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा जो सिक्रीशन होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स उसको सीमेन ही होता है, ठीक है। देखो कुछ कंफ्यूजन होता है, मिसकॉन्सेप्शंस में यहाँ पर भी बात करने वाले हैं हम लोग, कुछ टर्म्स यहाँ पर में बात करेंगे। देखो, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन में जो अभी हम लोग ने सेमिनल प्लाज्मा पढ़ा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, पढ़ा, प्लस स्पर्म हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा मिला के क्या होता है, सीमेन, ठीक है, सीमेन। इसका पीएच क्या होता है, देखो हम लोग ने अभी बोला है ना कि उसको जो न्यूट्रलाइज कौन करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो एसिडिक पीएच होने के कारण, मतलब सॉरी, जो एसिडिक पीएच बन जाता है यूरिन के फ्लो के कारण उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो भाई न्यूट्रलाइज करेगा तो स्लाइटली अल्कलाइन ही होगा ना। न्यूट्रलाइज करने के बाद इसका जो पीएच होना चाहिए वो अल्कलाइन होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए स्पर्म का, 20 to 120 मिलियन स्पर्म पर एमएल ऑफ सीमेन, ठीक है। एक एमएल अगर बात करते हैं, एक एमएल सीमेन में बात करते हैं तो इसमें 20 से 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होना चाहिए, ये नॉर्मल काउंट है, ठीक है। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स करता है 200 से 300 मिलियन पर मिलियन स्पर्म एक क्वार्टस में, ठीक है, जिसमें उसका फर्टिलिटी 60% होता है, ठीक है, स्पर्म ही फर्टाइल होता है, ठीक है। अब इस 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज रहता है कितना, 40%, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसमें से क्या होता है कि, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा ये लाइन है कंफ्यूजिंग है, आप लोग देखो। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ये एक बार में ये रिलीज किया, उसमें से 60% जो होता है वो स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, और 40% जो होता है, और देखो ये जो नॉर्मल शेप एंड साइज है वही तो काम करेगा ना आगे जाके। अब ये इसका 60% का क्या होता है, 40% ही विग्रस मोटिलिटी शो करता है, ठीक है। ये चीज ये नहीं कि यहाँ इसमें टोटल है 100% का 60% ये है, सिर्फ 40%, ऐसा नहीं। 60% का 40% में 60% का 40% ही विग्रस मोटिलिटी ही कंटेन करता है, ठीक है। तो ये देखो कितना कंक्लूडेड चीज है। एजोस्पर्मिया, देखो अब एजोस्पर्मिया क्या होता है, एक कंडीशन है जाकि जिसमें आइदर एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन। सीमेन में क्या होता है कि स्पर्मिन प्रेजेंट ना हो या लगभग प्रेजेंट एब्सेंस ही हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया एक मेडिकल टर्म है जो कि रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म का मोटिलिटी रिड्यूस हो जाता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। टेट्रोस्पर्मिया एक कंडीशन है जिसमें हम लोग स्पर्म एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी का देखने को मिले, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्रेटोस्पर्मिया, टेट्रेटोस्पर्मिया क्या बोलते हैं उसको, टेट्रेटोस्पर्मिया, ठीक है।
समझ में आ रही बात, है ना? चलो, अब एक चीज और देखो। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑर्गन है इसको बोलते हैं पेनिस, और इसके बाद हम लोग हार्मोनल चीज पूरा कनेक्ट करेंगे, ठीक है? हार्मोनल चीज कनेक्ट करेंगे, उसको काट करके देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डाइसेक्शन देखेंगे, ठीक है? और हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोग हार्मोन्स का भी बात कर लेंगे, ठीक है? किस तरह से रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेनिस के बारे में। तो ये सबको पता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, ताकि इरेक्शन क्यों हो सके, ताकि फैसिलेशन ऑफ इंसेमिनेशन, ठीक है? अब स्किन के अंदर में क्या होता है, स्किन के अंदर में पेनिस जो होता है उसमें कॉलम ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और टू सिलिंडर्स ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा जब हम लोग कट करके देखते हैं तो देखो, ये पेनिस है, ठीक है? इसको हम लोग कट कर देते हैं। कट करके देखते हैं तो इसमें दो सिलेंडर्स ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो डॉर्सली प्लेस्ड होता है, ठीक है? और एक सिलेंडर जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है? कभी भी वेंट्रल हम लोग आगे और पीछे करके नहीं देखते। कभी देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रियलाइज होगा, ठीक है? वेंट्रल और डॉर्सल एस्पेक्ट देखने का। एक मिनट, स्लाइड ऐड कर लेता हूँ जरा। देखो, ये मान लो कोई इंसान है, ठीक है? ये कोई इंसान है, अब ये इस पोजीशन में खड़ा है। अब इस पोजीशन में इसको बोलेंगे कि भाई तू कुत्ते की तरह बैठ जा, कुत्ते की तरह बैठ जा, तो ये किस तरह से बैठेगा, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से डॉग पोजीशन में, ठीक है? कभी वेंट्रल और पोजीशन और वेंट्रल और डोर्सल अगर देखना है तो इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसको बोलेंगे भाई तू इस तरह से बैठ जा, ठीक है? इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डॉर्सल, उसके अगर नीचे वाला जो पार्ट है वेंट्रल, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। इस तरह से डिसाइड करते हैं। इसको बोलेंगे एंटीरियर और ये हो जाएगा पोस्टीरियर, ठीक है? आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मुझे बताओ कि इस तरह से होता है पेनिस, ठीक है? तो यहाँ पर में जो नीचे अंदर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे वेंट्रल, उसको और ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे डॉर्सल, ठीक है? तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, अब इसको यहाँ से कट करके देखो तो यहाँ पर में इस तरह से डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ये, ठीक है? वो जो मैं बता रहा हूँ, देखो, टू सिलिंड्रिकल कैवर्नोसा, ठीक है? और एक स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होता है, ठीक है? एक स्पॉन्जियम सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है? वेंट्रल साइड पे। समझ में आ गई बात किस तरह से? A large end of the penis is called glans penis, which is covered by the loose fold of the skin called foreskin और perpus। क्या बोलते हैं? देखो, a large end of the penis इसको बोलते हैं glans penis। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं glans penis, और ये किससे कवर होता है? फोर स्किन से कवर होता है, ठीक है? ये कवर होता है फोर स्किन से और ये मूवेबल होता है, ठीक है? स्मॉल सीवेसियस ग्लैंड्स अंडर द फोर स्किन सीक्रेट्स स्मैग्मा, ठीक है? छोटे छोटे जो स्मॉल सीवेसियस ग्लैंड होता है वो स्मैग्मा सीक्रेट करता है, और इसको सर्जिकल अगर देखो कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है फोर स्किन में, अगर उसको रेगुलरली उसको क्लीन ना करे तो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। फोर स्किन को रिमूवल करने का जो प्रोसेस है, सर्जिकल रिमूवल का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। Urethra originates from urinary bladder, extend through the penis, its external opening called urethral meatus। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीएटस। देखो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीएटस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है नेविकुलर फोसा ऑफ द यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं, ठीक है? देखो तुम्हें दिख रहा होगा। अब इसको इस तरह से कट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर में क्या दिख रहा है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा और नीचे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है? नीचे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। देखो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्पोरा। यहाँ पर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, वो देखो, फाइब्रस मेम्ब्रेन हो तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो मेम्ब्रेन है फाइब्रस का, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ठीक है? इसके पीछे अगर जाते हैं तो हमें कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम देखने को मिलेगा, ठीक है?
चलो, तो देखो यहाँ पर समझ में आ गई बात। पेनिस में यूरेथ्रा रन्स थ्रू द कॉर्पस पेनिस में यूरेथ्रा रन थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये जो हम लोग कट करके दिखा रहे हैं ना, ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसे पास करता है, ठीक है। तो इसको कट करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं दिख पा रहा ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यहाँ पर मैं नहीं दिख पा रहा, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज ना हो, इतना नहीं जानना है आपके लेवल पे। आपके लेवल पे बस इतना जानना है कि ये कॉर्पोरा कैवर्नोसम प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, पिनाइल इरेक्शन इज हार्डनिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस इज ए प्योरली वैस्कुलर फेनोमेनन। जो इरेक्शन होता है वो प्योरली वैस्कुलर फेनोमेना होता है, और ये कंट्रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। दो चीज होता है, इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन और इरेक्शन, ठीक है। इजैकुलेशन और इरेक्शन, ये दो चीज है। इजैकुलेशन का बात करते हैं, तो इजैकुलेशन में शूट होता है, ठीक है, शूट ऑफ द स्पर्म। तो शूट से याद करें, गन एंड शूट प्रोसेस, ठीक है। तो इरेक्शन में हम लोग शूट से याद करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इरेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में, शूट शूट से सिंपैथेटिक सिस्टम, ऐसे इजैकुलेशन लाइक अ शूट, ओके। Release of sperm of the urethra to the exterior is called ejaculation, and ejaculation is of the semen is controlled by the sympathetic nervous system. What I have told, that it is done by the sympathetic nervous system, and ejaculation is done by the parasympathetic nervous system. That's all. It is a most important question here. Okay, so now let's begin to the after spermiogenesis. Sperm heads become embedded in the Sertoli cells. अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, तो जो स्पर्म का जो हेड होता है वो कहाँ चला जाता है, सर्टोली सेल्स में, एंड फाइनली रिलीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मैं बस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ये प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा जब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो स्पर्मिएशन क्या होता है कि देखो, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो स्पर्म जो न्यूट्रिशन लेने के लिए हमारा कहाँ जाता है, सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है, सर्टोली सेल्स के पास जाता है, और वो फाइनली इम्बेड हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, सर्टोली सेल्स पे जाके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब जब टेस्टिस से, अब जब स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस से निकल जाता है, उसको बोलते हैं सेमिनेशन। अब जब निकल गया, टेस्टिस से निकलना सेमिनेशन, इजैकुलेटरी डक्ट से इजैकुलेट होना क्या हो जाएगा, इनसेमिनेशन थ्रू द वेजाइना में। हम लोग जब पुट करते हैं पेनिस को, तो वो उस समय जो क्वेटस, मतलब उस समय जो सीमेन रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन, ठीक है। सेमिनेशन, इनसेमिनेशन, स्पर्मिएशन, these three are the confusing terms you have to remember in your mind. Like how can you distinguish, how would you distinguish between the three, okay? तो देख लो भाई, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। फाइनली हम लोग ने पूरा पेनिस स्ट्रक्चर खत्म कर लिया है, और एक टॉपिक बढ़ रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर में, देखो यूरेथ्रल दो ओपनिंग दिख रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर में। ये ओपनिंग जाता है इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग विद द वल्वा वेसिकल्स। ये ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसमें इतना ना जाए, ठीक है। ये देखो, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दिख रहा होगा तुम्हें, इसके बगल में क्या दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कट करके देखो कि प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, उसके नीचे क्या दिख रहा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के जस्ट साइड में क्या दिख रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और इससे क्या पूरा डबल है, ठीक है। ये पिनाइल यूरेथ्रा हो जाएगा, है ना, सॉरी ये स्पंजी यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड पेनिस है, परफ्यूस है, ठीक है। ये सारा चीज हमें समझ आ गया। अब एक चीज और देखो कि डोर्सल नर्व और डोर्सल आर्टरी, ठीक है, जो डोर्सल नर्व और डोर्सल आर्टरी है, ये कवर होता है, इसका जो लेयर होता है ना, इसको काटते हैं तो सबसे पहला बाहर वाला लेयर उसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। उसके वाला आता है सुपरफिशियल फेसिया, जिसको बोलते हैं डाल्टोज मसल्स का लेयर होता है, जिसको डाल्टोज फेसिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं एडियोलर टिश्यू, जिसमें फैट्स बड़े होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक सुपरफिशियल डोर्सल वेन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीप या बक्स फेसिया उसके अंदर जाते हैं, तो डीप या बक्स फेसिया, ये बक्स फेसिया क्या करता है, वेंट्रली आकर ये इसको कवर करता है, किसको, स्कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को।
वेंट्रली और डॉर्सली, वेंट्रली तो रन करता है और ये वेंट्रली आके डॉर्सली टू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये डॉर्सल है ये वेंट्रल है, तो डॉर्सली टू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जाके ये इसको कवर करता है, ठीक है। डॉर्सली टू द इसको जाके ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। और देखो डीप आर्टरी इसमें प्रेजेंट है, इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम में, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। और कॉर्पस देखो यहाँ पर में दिख रहा है कॉर्पस कैवर्नोसम में डीप आर्टरी प्रेजेंट है। स्पॉन्जियोसम में देखो कि यहाँ पे किस चीज का ओपनिंग दिख रहा है भाई, ये स्पॉन्जियोसम, यहाँ पर में ये ओपनिंग जो दिख रहा है, ये ओपनिंग क्या है, यूरेथ्रा का opening है, ठीक है। समझ में आ गया बात, है ना। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, है ना। चलो अब देखो कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोलॉजी। देखो मैंने जो कट सेक्शन है ना, ये सारा चीज तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसको ऐसे कट करें, ठीक है। अब जब कट करें तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम हम लोग देखते हैं कि देखो ये सब क्या दिख रहा है मुझे, क्या, कुछ नहीं। देखो ये जो सेल्स है ना, यहाँ पर में सर्टोली सेल्स यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो देखो सिंपल डायग्राम में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कट करते हैं तो एक सबसे अंदर जो लेयर होता है, ठीक है, एक जो ये जो ग्रीन तरह का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मुझे दिख रहा है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में देखो कि इसको एक तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इस तरह का लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। एक मिनट हाइलाइटर है क्या, देखो ये जो लेयर है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये आके डिफरेंशिएट होगा इस तरह से इधर आगे जाके डिफरेंशिएट होगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है, फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये मैचुरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कौन करा रहा है मैचुरेशन प्रोसेस, ये मैचुरेशन प्रोसेस करा रहा है सर्टोली सेल्स, जो कि बीच बीच में सर्टोली सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कंसिस्ट करता है ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक है, ट्यूनिका प्रोपिया कंसिस्ट करता है, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका प्रोपिया जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसका वेल डिफाइंड वेसल लेमिना होता है, और कॉम्प्लेक्स जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम ही है, जर्मिनल एपिथेलियम, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। Each seminiferous tubule is lined on inside by a germinal epithelium which has two types of cells like a cuboidal cells और male germ cells जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो भी दिखाया, ठीक है। कॉलमनार शेप्ड का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल या सब्सटेंटिकुलर सेल्स, तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जिसको मेल जर्म सेल्स बोलते हैं या क्यूबॉइडल शेप्स है, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल शेप सेल होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, है ना। अब ये स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये मेल जर्म सेल्स है जो कि आपस में स्पर्मेटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ स्पर्म जो फॉर्मेशन होगा उस समय सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स भी तो प्रेजेंट है, कॉलमनार शेप जो सब सर्टोली सेल्स ये दिख रहा है ना, कॉलमनार सेल्स सर्टोली सेल्स, ठीक है, तो ये प्रेजेंट है। तो कॉलमनार सेल्स और टोली सेल्स प्रेजेंट, ये न्यूट्रिशन देने का प्रोवाइड नर्स एज अ नर्स सेल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल स्पेस, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स भी कंटेन करते हैं, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, देख लो। अब इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर ये सब जितना भी स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं आउटसाइड टू द, क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टिनल फ्लूइड। ये सारा इंटेस्टिनल फ्लूइड से बनता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल सेल्स प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं लीडिंग सेल्स। अब ये लीडिंग सेल्स ही क्या करता है, एंड्रोजन का रिलीज कराता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोस्टली टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म कराता है,
ठीक है, इधर से ये न्यूट्रिशन दे रहा है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन दे रहा है, जो कि और सर्टोली सेल्स क्या करता है, मैचुरेशन फैक्टर भी रिलीज करता है, ठीक है, ताकि इसका मैचुरेशन प्रोसेस पूरा हो सके, ठीक है, ताकि इसका मैचुरेशन प्रोसेस पूरा हो सके, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर की रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि क्या चीज से बना होता है, स्मॉल ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। अब देखो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल्स, ये ब्लड, एक बेसिक ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह ये हेल्प करता है, और ये फैगोसाइटोसिस करता है, इंजर्ड और डेड सेल को ये फैगोसाइट कर देता है, ठीक है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी सिक्रेट करता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कुछ हार्मोन्स, इनिबिन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर होते हैं, वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, अब जो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको एस्ट्रोजन में सिंथेसाइज करना, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये हार्मोन है, तो देखो हम लोग ने कैसे कैसे चला, सबसे पहले सारा पार्ट डिस्कस कर लिया। अब जब पार्ट डिस्कस कर लिया तो उसको हार्मोन्स के बारे में बात कर ले, तो देख लो यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ दिख रहा होगा, ये एक तरह का सर्टोली सेल, ये पूरा एक तरह का सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन। इसके अंदर देखो क्या होता है, ये बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, देखो ये छोटा छोटा इंटरस्टिशियल स्पेस सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये देखो ये स्पर्मेटोगोनिया कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, देखो सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और इसमें देखो ये स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है, जो कि मैच्योर्ड स्पर्म है, ठीक है, तो यहाँ से इसमें न्यूट्रिशन ले रहा है। ये सब डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन के बारे में, ठीक है। देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखो मेरा जो लेक्चर है ना पूरा फिजियोलॉजी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें मैं क्या किया हूँ, सेक्स हार्मोन के बारे में नहीं बताया उतना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो सेक्स हार्मोन ही पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारा चीज इंटरकनेक्ट है, अब वो नहीं पढ़ा ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका बनेगा अगर तुम्हें ये लेक्चर पता है तो, ठीक है। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यार, बार बार पढ़ने से बढ़िया है, सॉरी, एक चीज को पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। देखो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, पता है, तो हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन वो किस पे जाके एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, और दो हार्मोन का सिक्रीशन को रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करता है, जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन मैंने बताया था वहां पर कि लीडिंग सेल्स का ये एक्ट करता है कहाँ पे जाके, देखो एल से लीडिंग सेल, ठीक है, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल से लीडिंग सेल, तो ये जाके किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल पे, और स्टिमुलेट कराएगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। पता है ना एंड्रोजन का सिक्रीशन कौन करता है, लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो लीडिंग सेल्स को बोलेगा कि एंड्रोजन का सिंथेसिस करो और सिक्रीशन करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भाई एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द एंड्रोजन, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इसका अदर फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है टेस्टिस को, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है उस समय टेस्टिस को डिसेंडिंग डाउन में हेल्प करता है फ्रॉम द एब्डोमेन टू द पेल्विक रीजन, ठीक है। इनहिबिन इज सीक्रेटेड इन रिस्पांस टू द एक्सेस स्पर्म। अब जब देखो, अब कोई ना कोई होता है कि एक तो चढ़ाई होता रहता है, कोई तो कोई टांग खींचने वाला होना चाहिए, तभी तो प्रोसेस मेंटेन रहेगा। उसी तरह से होता है इनहिबिन जो होता है, जब ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक तरह का निगेटिव फीडबैक रिस्पांस जनरेट करता है, जो कि एफएसएच सिंथेसिस को ही रिड्यूस कर जाता है। एफएसएच सिंथेसिस को रिड्यूस करेगा तो सर्टोली सेल्स को रिड्यूस करेगा, जिसके कारण एफएसएच सिंथेसिस ही नहीं होगा तो भाई स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आया कौन सा ग्लैंड, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, ये रिलीज करवाता है आईसीएच, इंट्रा साइटोप्लाज्म आईसीएच, ठीक है, एलएच, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्ट किस पे जाके करता है, सर्टोली सेल्स पे। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करता है, लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। और सर्टोली सेल पे एक्ट करता है तो दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, जिसको एबीपी और इनहिबिन, ठीक है, एबीपी और इनहिबिन।
अगर मान लो एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो ये जो इनिबिन है ये निगेटिव फीडबैक देता है, और किसको किसको देता है, नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, ठीक है। बट मोनली जो एफएसएच होता है वो नेगेटिव पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। मोस्टली याद रखो कि मोस्टली एफएसएच, मेनली जो एफएसएच होता है वो एफएसएच इंक्रीज होने के कारण वो नेगेटिव फीडबैक यहाँ देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा पार्ट्स डिस्कस किया, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया उसके बाद में क्या है, पूछा ही नहीं, फिर तो बचा ही नहीं। और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा एक्सटर्नल जेनेटेरिया और एक्सटर्नल जेनेटेरिया पढ़ लिया और इंटरनली पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी भी पढ़ लिया स्पर्म का, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अगले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस बात करेंगे, उसमें स्पर्म का हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है, स्पर्म का डायग्राम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।